नमस्कार साथियों, किसान एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और साथियों, आज फिर से हम एक समसामयिक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, इवन बांग्लादेश हो, एक चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो कि है, इसका नाम दिया गया है अम्फान। और उससे ये क्षेत्र काफ़ी प्रभावित हुए हैं, काफ़ी जान माल के नुकसान हुआ है, आर्थिक क्षति हुई है। तो जो ये तबाही आई है उस पर तो हम लोग बातचीत करेंगे ही। साथ ही साथ जो हमारा मेन मकसद आज के इस लेक्चर में होगा वो ये होगा कि आखिर ये चक्रवात बनते क्यों हैं, इनकी पूरी कहानी को समझेंगे थोड़ा सा विस्तार में। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि आप धैर्य बना करके अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। एक एक चीज़ों को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। टेक्निकल मामला है लेकिन आपको समझाने की कोशिश हम करेंगे। चलिए देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन पे थोड़ी सी हम सामान्य चर्चा करेंगे। सामान्य चर्चा के बाद हम इसमें समझेंगे कि बनने की आवश्यक दशाएं क्या होती हैं, कब ये चक्रवात बनता है, और जो तीसरी चीज़ हम देखेंगे वो चक्रवात की अवस्थाएं, ठीक है, इनकी अवस्थाओं को समझेंगे और फिर इसका हम लोग वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण में इसके जो अंग होंगे उन अंगों को समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, और लास्ट में इसका फिर हम लोग इम्पैक्ट देखेंगे। तो इतनी चीज़ें अगर हम लोग समझ लें तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, साइक्लोन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टेम्परेट साइक्लोन, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात और समशीतोष्ण चक्रवात या शीतोष्ण चक्रवात। हम यहाँ पर शीतोष्ण चक्रवात की चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जो ये मुद्दा है अम्फान, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित है, इसलिए हम शीतोष्ण चक्रवात को यहाँ पर नहीं लाएंगे। शीतोष्ण चक्रवात क्या होता है? वो गर्म और ठंडी हवाओं के अभिसरण से होता है, उनका मिलन होता, ठंडी गर्म हवाओं के मिलन से वो चक्रवात बनता है, और वो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है। उसकी चर्चा फिर कभी। अभी हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करेंगे, यानी गर्म क्षेत्रों में बनने वाला जो चक्रवात है उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखिए, कहानी इतनी सिंपल नहीं है, हम आपको स्टार्ट से लेकर चलेंगे। दोस्तों इधर देखिए, ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर 7 आदर्श वायुदाब की पेटियां होती हैं। वायुदाब की पेटियां का मतलब, एक होगा हाई प्रेशर की बेल्ट, तो एक होगी लो प्रेशर की बेल्ट, ठीक है। उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब की पेटी होती है। और ध्यान रखने वाली बात है कि वायु की दिशा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स काम करता है। अब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है? हिंदी में कहते हैं वायुदाब प्रवणता बल। वायुदाब प्रवणता बल वहीं उत्पन्न होता है जब वायुदाबों में अंतर होता है। वायुदाब में अंतर के कारण वायुदाब प्रवणता बल उत्पन्न हो जाता है। वायुदाब प्रवणता बल क्या करता है? दो कार्य करता है। एक तो ये वायु को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर लेके चलती है, यानी कि वायु की दिशा को तय करती है। और दूसरी चीज़, वायु की गति को भी तय करती है। कैसे? अगर हम कह दें कि यहाँ पर एक हाई प्रेशर का जोन है और यहाँ पर 1000 मिली बार प्रेशर है, और यहाँ पर हम कह दें कि लो प्रेशर का एक क्षेत्र है जहाँ पर लो प्रेशर 990 है। इसका मतलब 10 का अंतर केवल है। ऐसे में वायु की दिशा इधर से इधर होगी तो ज़रूर, लेकिन दिशा
जो गति जो इसकी होगी वो कम होगी। यहीं पर अगर हम मान लिया कह दें कि एक लो प्रेशर का क्षेत्र है और यहाँ पर मिलीबार 800 है, अंतर ज़्यादा हो गया, 200 का अंतर हो गया, तो वायु की जो गति होगी वो तीव्र हो जाएगी। तो वायुदाब प्रवणता बल दो कार्य करता है, एक तो वायु की गति को तय करता है और साथ ही साथ वायु की दिशा को तय करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसी के आधार पर इस पृथ्वी पर 7 आदर्श वायुदाब की पेटियाँ पाई जाती हैं। इधर देखिए, ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 30 डिग्री अक्षांश है, ये 60 डिग्री अक्षांश है और ये 90 डिग्री अक्षांश है। अब देखिएगा ध्यान से, जो ये बेल्ट है, ये वास्तव में लो प्रेशर की बेल्ट है। यहाँ लो प्रेशर है, तभी देखिए हवाएं इधर की ओर आ रही हैं। और यहाँ पर क्या है इसका मतलब, यहाँ इसका मतलब कि ये हाई प्रेशर है, तभी तो वायु हाई से लो की ओर आ रही है। देखिए हाई से लो की ओर आ रही है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी क्या होगा, निम्न वायुदाब होगा। तभी देखिए वायु इधर से आ रही है और यहाँ 90 डिग्री पर क्या है, हाई प्रेशर है, तभी वायु इधर की ओर आ रही है। इसी प्रकार से नीचे भी आप देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर, यहाँ पर होगा लो प्रेशर, यहाँ पर होगा हाई प्रेशर। ठीक है, इन 7 वायुदाब की पेटियों को अगर देखें तो ये 0 डिग्री वाली को हम कहते हैं ट्रॉपिकल, या ऐसे लिख सकते हैं लो प्रेशर बेल्ट। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहलाती है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होती है। ये देखिए हाई प्रेशर की है, तो इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यहाँ पर देखिए लो प्रेशर है, इसको कहते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और यहाँ पर देखिए हाई प्रेशर है, तो इसको बोलते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, 1 2 3 4 इसी प्रकार से 5 6 7 आदर्श वायुदाब की पेटियां हैं। अब देखिएगा ध्यान से, इसी में हमने वायु दिखाया है। अब इन वायु को अगर हम देखें तो इनके नाम कर लीजिए। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली वायु को हम क्या कहेंगे, व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड। ओके, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवाओं को हम पछुआ पवन कहते हैं, वेस्टर्ली पछुआ पवन। और यहाँ देखिए ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों को हम ध्रुवीय पवन कहते हैं। ये 3 पवनें होंगे, जैसे ऊपर है वैसे नीचे है, लेकिन इसमें एक अंतर आपको दिख रहा होगा दोस्तों। अंतर क्या दिख रहा है कि ये भी तो व्यापारिक पवन है, 30 से लेकर 0 के बीच में, यहाँ नीचे से भी 30 से लेकर के 0 के बीच में व्यापारिक पवन ही है, लेकिन ये चल रही है क्लॉकवाइज और ये चल रही है एंटी क्लॉकवाइज। सारा खेल इसी का है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। दोनों व्यापारिक पवन है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की दिशा देखिए सब एंटी क्लॉकवाइज है और उत्तरी गोलार्ध में सब क्लॉकवाइज है। ऐसा क्यों होता है, यानी कि पवन की दिशा जो है एक नियम है फेरल का नियम, ठीक है, फेरल लॉ। तो फेरल लॉ का मतलब यह है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जो पृथ्वी घूमती है उसके कारण एक डिफ्लेक्टिव फोर्स उत्पन्न होता है। डिफ्लेक्टिव यानी विक्षेपक बल,
और इस डिफ्लेक्टिव फोर्स को हम कहते हैं कोरियालिस बल। और इस कोरियालिस बल के प्रभाव से जो पवन होती है, पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। एंटी क्लॉकवाइज होती है, पवन की दिशा है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में सारी जो है क्लॉकवाइज चल रही हैं और दक्षिणी गोलार्ध में सभी पवनें एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। इसी को दोस्तों कहते हैं फेरल का नियम। फेरल का नियम यानी उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अब समझना ये है कि जो ये प्रेशर की बेल्ट है, यहाँ लो प्रेशर है, जाहिर सी बात है तभी हवाएं यहाँ पर आके मिल रही हैं। यहाँ हाई प्रेशर, तभी हवाएं दूर जा रही हैं। सारा खेल इसका है। अभी हम आपको एक बेस बना रहे हैं, उसको समझिए ध्यान से। ये जो बेल्ट है, इन बेल्ट का निर्माण कैसे हुआ है, थोड़ा सा इस पे हम चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम इस पृथ्वी को यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश मान लें और हम इधर ऐसे इसको पृथ्वी को फैला देते हैं और हम चले जाते हैं ये 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री, ये दोनों पोल हो गए। 0 डिग्री पर क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत हाई होता है और जब हाई टेम्परेचर होता है तो वायु गर्म हो जाती है। यहाँ पर वायु गर्म हो जाती है तो उसका आयतन बढ़ने लगता है। वायु हल्की हो जाती है तो वो ऊपर की ओर उठती है और ऊपर की ओर जब उठेगी यहाँ से तो क्या होगा, नीचे की ओर लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा क्योंकि वायु चली गई ऊपर। तो इसके क्षोभ सीमा में आप देखिएगा, यानी ऊपर क्षोभ सीमा में क्या होगा, हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। ये 0 डिग्री पर होगा। देखिए दोनों वायु आती है, टकरा करके ये वायु ऊपर उठ जाती है। ओके, फिर क्या होगा कि 30 डिग्री जो है दोनों ओर वायु ऐसे नीचे से ऊपर जाएगी 0 डिग्री पर और फिर ऐसे फैलेगी, फैल करके फिर ये नीचे आएगी और नीचे आकर के फिर ऐसे मिलेगी, यानी एक पूरा शेल बन रहा है। ठीक है, एक शेल बन रहा। तो अब क्या होगा, ये वायु इधर गई और इधर से ये फिर कहाँ आ गई, नीचे आ गई। तो जब नीचे आ गई तो यहाँ क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा और ऊपर से नीचे आई तो यहाँ ऊपर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। इसी प्रकार से इधर भी है दोस्तों, यहाँ हाई प्रेशर बन गया। ओके, अगर हम 60 डिग्री को ले लें दोस्तों तो यहाँ क्या होता है, ध्यान से दीजिएगा। जब हम ध्रुवों पर जाते हैं तो वहाँ तापमान बहुत कम होता है और तापमान इतना कम होता है कि वायु हमेशा ठंडी होकर के, भारी होकर के नीचे की ओर ही उतरेगी, ऊपर नहीं जाएगी। तो जब वायु नीचे की उतरेगी तो यहाँ क्या डेवलप होगा, हाई प्रेशर। अब ठंडी वायु नीचे उतरी और ये चली 60 की तरफ, ठीक, और यहाँ 30 पे जो उतरी है वायु वो इधर भी जाएगी और वो इधर भी जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा, इधर भी जाएगी और ये इधर भी जाएगी। यहाँ 90 डिग्री है मान लीजिए, यहाँ नीचे उतरेगी, ये भी हाई प्रेशर। यहाँ से इधर जाएगी, ये 60 डिग्री है। समझिएगा ध्यान से, ये वायु जो उतर के नीचे आई है ये कैसी वायु है, ठंडी है, और ये कैसी वायु है, गर्म वायु। दोनों वायु टकराएंगी तो जो गर्म वायु है उसका आरोहण होगा ऊपर की ओर, वाताग्र बनेगा और ये ऊपर की ओर जाएगी तो नीचे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। और फिर ये वायु इधर मिल जाएगी, ये वायु इधर हो जाएगी, ऊपर बन गया लो प्रेशर, यहाँ बन गया हाई प्रेशर। इसी प्रकार से इधर भी आप देख लीजिए कि यहाँ पर गर्म और ठंडी वायु टकराई, गर्म वायु ऊपर चली गई, यहाँ बना लो प्रेशर, यहाँ बना हाई प्रेशर, ये वायु इधर गई, ये वहाँ बन गया लो प्रेशर, यहाँ बन गया लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर। तो आप देखिए
0 डिग्री पर देखिए, यही तो हमने कहा कि लो प्रेशर है। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब का विकास क्यों हुआ? क्योंकि हाई टेम्परेचर वायु गर्म होकर के ऊपर जा रही है। हाई प्रेशर 30 पे क्यों बना? क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन हो रहा है और पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वायु नीचे की उतर जाती है, दोनों ओर नीचे उतरती है और 30 डिग्री पर उतर करके हाई प्रेशर बनाती है। देखिए हाई प्रेशर बन गया दोनों जगह पे, यहाँ मिली, ऊपर उठी, इधर गई, नीचे उतर गई, हाई प्रेशर। 60 पे क्या हुआ? 90 पे जो हवा उतरती है, क्योंकि 90 पे तापमान बहुत कम है, वायु ठंडी होकर के नीचे उतरेगी। जब यहाँ हाई प्रेशर बनेगा तो हाई से इधर की ओर हवा आएगी और ये 30 पे जो उतरी है वो हवा दोनों तरफ जाएगी, 0 की ओर भी आएगी और 60 के पास भी जाएगी। गर्म और वायु ठंडी वायु टकराएंगी, गर्म वायु ऊपर जाएगी, यहाँ बन जाएगा लो प्रेशर। तो आपने क्या देखा कि ये क्या है? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, ध्रुवीय उच्च वायुदाब। सबका विकास आप समझ गए? क्लियर? अब देखिए यहाँ पर 0 डिग्री पर ये लो प्रेशर क्यों बना? क्योंकि हाईएस्ट टेम्परेचर यहीं होता है। आप जानते हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र जो होता है वहाँ सूर्य की सीधी किरणें औसतन सबसे ज़्यादा पड़ती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो सूर्य होता है वो सूर्य क्या है, मार्च के महीने में हो या सितंबर के महीने में, सीधी यहाँ पर किरण चमकती हैं विषुवत रेखा पर। ठीक है, फिर क्या होता है? अप्रैल मई जून तक कहाँ पहुँचती हैं? कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरण। जून के बाद फिर क्या होता है? जुलाई अगस्त सितंबर, फिर यहाँ पर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी मकर रेखा पर। तो यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें ट्रेवल करती रहती हैं, इसलिए यहाँ औसत तापमान बहुत ज़्यादा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पर होता है कब? सितंबर के महीने में, मार्च के महीने में। लेकिन अप्रैल मई जैसे आएगा सूर्य की किरणें उत्तर की ओर जाएंगी, तो जहाँ सूर्य की किरण सीधी पड़ेंगी वहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाएगा। और जब बहुत तापमान बढ़ जाएगा दोस्तों, तो जो ये लो प्रेशर की बेल्ट क्यों बनी थी? ये बनी थी हाईएस्ट टेम्परेचर के कारण। तो जहाँ हाईएस्ट टेम्परेचर होगी वही ये बेल्ट खिसक जाएगी। यानी कि अगर हम कहें कि जब सूर्य कर्क रेखा पर पहुंचता है 23.5 डिग्री पर, तो ये बेल्ट भी खिसक जाती है कम से कम 15 डिग्री उत्तर की ओर। यानी इस बेल्ट का भी क्या होता है? शिफ्टिंग होता है। अब ध्यान समझिएगा, अब आप हमको ये बता दीजिए कि जितनी भी पवनें हैं, चाहे व्यापारिक हों, चाहे पछुआ हों, चाहे ध्रुवीय हों, इनका एरिया कितना है? 30 डिग्री है। 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 30 डिग्री। ये चलेंगी तो 30 डिग्री में ही, ये तो क्लियर है। और अगर हम कहें कि ये वाली जो बेल्ट है इसको हम कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक है, यहाँ दोनों हवाएं मिलती हैं, कन्वर्जन होता है, इसलिए कन्वर्जन जोन इसको कहते हैं। अगर ये 0 डिग्री से खिसक करके 15 पे पहुँच जाए तो क्या होगा? तो जो हवा 30 से 0 के बीच में चल रही है वो हवा 45 से कहाँ आ जाएगी? 15 के बीच में आ जाएगी। यही तो होगा। अगर हम मान लिया आपसे कहें कि ये आपकी 0 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, इसमें मान लिया ये व्यापारिक पवन चल रही है। ध्यान समझिएगा, अगर हम कहें कि ये 0 डिग्री वाली बेल्ट जो है यानी ITCZ है, सूर्य की किरणों का जब उत्तरायण होता है तो इसका भी उत्तरायण होगा, इस बेल्ट का भी खिसकाव होगा। अब ये खिसक करके आ गई कितने पर? 15 डिग्री पर आ गई। तो ये वाली कहाँ खिसक जाएगी? तो ये वाली खिसक जाएगी 45 डिग्री पर। यही तो होगा। तो हवा तो चलेगी लेकिन 45 से 15 के बीच में आ जाएगी। यही तो होगा। अच्छा, अब ये प्रश्न उठता है कि तो फिर ये 30 से 0 के बीच में जो दक्षिणी गोलार्ध वाली वायु चल रही, पवन चल रही व्यापारिक, ये कहाँ जाएगी? तो ये भी तो ऊपर की ओर आएगा, यानी ये 15 से लेके 15 के बीच में चलना शुरू कर देगी। यही तो होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये भी मान लीजिए 30 है, ये भी तो व्यापारिक पवन चल रही है ना, ये तो व्यापारिक पवन चल रही है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर उत्तरायण हो जाए
तो 0 डिग्री तो रेखा यहीं पर रहेगी ना, भौगोलिक विषुवत रेखा तो यहीं रहेगी, वो तो कहीं नहीं जा रही है, हमने केवल बेल्ट खिसकाया है। तो अब क्या होगा, 15 कहीं यहीं होगा, तो ये वायु भी तो 30 चलेगी, लेकिन 15 से 15 के बीच में चलेगी। पहले कहाँ थी, 30 से 0 के बीच में, अब वो आ जाएगी 15 से 15 के बीच में, क्योंकि 15-15 डिग्री सारी बेल्ट क्या हो गई, शिफ्ट कर गई उत्तर की ओर। तो अब देखिएगा ध्यान से, ये जो चलती है दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि विषुवत रेखा तो यही है, भूमध्य रेखा यही है, चलना इसको 30 डिग्री है। और आप जानते हैं फ्रेल का नियम क्या कहता है, फ्रेल का नियम कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो ये 15 डिग्री तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, चलना मजबूरी है। लेकिन जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में ये पवन पहुंचेगी, ये क्लॉकवाइज हो जाएगी, अपनी दाईं ओर मुड़ जाएगी। देखिएगा ध्यान से, अब ये 15 डिग्री पर क्या कंडीशन है, ऊपर वाली व्यापारिक पवन, और ये 15 ऐसे चल के गई, 15 ऐसे मुड़ गई दाहिनी ओर, दोनों वायु आमने सामने आ गई, टक्कर हो गई, और जैसे ही कन्वर्जन होगा साइक्लोन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी कहानी है। अब आते हैं अपने चक्रवात पर। देखिए दोस्तों, वास्तव में चक्रवात होता क्या है। साइक्लोन ये वास्तव में एक निम्न वायुदाब का, लो प्रेशर का केंद्र होता है, निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। जैसे अगर हम कहें कि ये साइक्लोन है, हमने कहा ये सेंटर यहाँ पर है जहाँ पर बहुत ही प्रेशर क्या है, लो है, और जैसे जैसे हम इस सेंटर से बाहर की ओर जा रहे हैं, ये ज़मीन पर बना हुआ है, मान लीजिए ऐसे हैं ये सब क्या हैं, ये समदाब रेखाएं हैं। तो जिस सेंटर से जैसे ही हम बाहर जा रहे हैं प्रेशर बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर लो प्रेशर है, और इसकी तुलना में जैसे बाहर जा रहे हैं प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और वायु की दिशा क्या होती है, हाई से लो की ओर, तो पवन की दिशा क्या होगी, ऐसे होगी, ये अंदर की ओर वायु आएंगी, क्योंकि हाई से लो की ओर दिशा होती है। ये है साइक्लोन। लेकिन एक होता है एंटी साइक्लोन, ना समझिएगा एंटी साइक्लोन क्या है। एंटी साइक्लोन में मध्य में हाई प्रेशर होता है, और जैसे जैसे हम बाहर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर घटता चला जाता है, यानी बीच में हाई प्रेशर और बाहर जैसे जैसे निकलेंगे वैसे क्या है, लो प्रेशर होता जाएगा। तो हवा की दिशा हाई से लो होती है, या आप समझ ही रहे हैं। तो क्या होगा, वायु बाहर निकलेगी, पवन बाहर निकलेगी, तो इसको कहते हैं एंटी साइक्लोन। जब वायु केंद्र की ओर चले तो साइक्लोन, और जब केंद्र से बाहर निकले तो एंटी साइक्लोन। जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे आप फ़ैन होता है, कमरे में फ़ैन लगा होता है, फ़ैन क्या है, फ़ैन ऊपर से वायु नीचे की ओर फेंक रहा है, तो इसका मतलब नीचे से अगर ऊपर से वायु नीचे फेंक रहा है तो वहाँ पर बना है लो प्रेशर, वायु नीचे आती है, पूरे कमरे में फैल जाती है तेज़ी से, फैलने के बाद ऐसे जाती है, फिर ऊपर उठती है वायु, फिर वो पंखे के पास पहुँचती है, मिलती है, फिर नीचे आती है, तो वहाँ पर क्या है, साइक्लोन, और नीचे क्या है, एंटी साइक्लोन, यहाँ से वायु बाहर निकलती है। सेम यही चक्रवात का भी कंडीशन होती है। देखिए कैसे, अब हमने कहा कि साइक्लोन एक निम्न वायु दाब का केंद्र होता है, लो प्रेशर का सेंटर होता है, जिसमें पवन की दिशा जस्ट नॉर्मल पवन की दिशा के अपोजिट होता है। कैसे, अगर हम कहें कि इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज। अभी क्यों होता है अपने आप समझ में आ जाएगा। और दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में, ये क्लॉकवाइज हो जाती है। पवन की दिशा क्या बताया था, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज,
और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन साइक्लोन की दिशा क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। अब देखिए, तो पवन क्या है कि एक निम्न वायु उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, तो एक निम्न वायुदाब का केंद्र होता है जिसमें पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। इतनी बात समझ में आ गई। इन साइक्लोन को दोस्तों अगर हम देखें, इनके अलग अलग या इन निम्न वायुदाब के केंद्रों को अलग अलग महाद्वीप में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आप देखिएगा कि जो जापान सागर है यहाँ पर इसको टाइफू कहते हैं, चीन सागर में इसको टाइफून कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसको विलेज कहते हैं, हिंद महासागर में इसको साइक्लोन कहते हैं, कैरिबियन सागर में इसको हरिकेन कहते हैं। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है आपसे। तो इतनी चीज़ें हो गई, इनका नामकरण हो गया। क्या होता है चक्रवात? हमने कहा निम्न वायुदाब का केंद्र होता है जिसमें केंद्र में वायु का अभिसरण होता है और जब ये वायु ऐसे ऊपर उठ करके बाहर जाती है तो वहाँ अपसरण होता है, यानी ऊपर इसके शीर्ष पर एंटी साइक्लोन और नीचे क्या होता है, साइक्लोन। अब पूरी कहानी को समझिएगा। देखिए होता क्या है कि ऐसे वायु आई, टकराई, ऊपर उठी, फैली, तो जब ये फैल रही है, बाहर निकल रही है, तो ऊपर क्या बना, एंटी साइक्लोन, बाहर गई, फिर नीचे उतरी और फिर ऐसे आई, ये है साइक्लोन। ठीक है, देखते हैं कि आखिर इनके बनने की क्या आवश्यक दशाएं होती हैं, उसको देखिएगा। साइक्लोन बनने की आवश्यक दशाएं क्या होती हैं। जो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं दोस्तों, ये हमेशा गर्म जलीय सतह पर ही बनते हैं। गर्म जलीय सतह होनी चाहिए। दूसरी बात, ये बैरोट्रॉपिक के रीजन में बनते हैं। मतलब ये कि ऊपर कोई भी क्षोभ सीमा में कोई भी जेट स्ट्रीम नहीं चलनी चाहिए। अगर कोई जेट स्ट्रीम ऊपर मान लिया चल रही है क्षोभ सीमा में, चक्रवात जैसे ही ऊपर बनेगा जेट स्ट्रीम उसको नीचे दबा देगी। तो ऊपर कोई भी जेट स्ट्रीम नहीं होनी चाहिए, ऊपर कोई भी जेट स्ट्रीम नहीं होनी चाहिए। एक तो ये चीज़ है। अब ये प्रश्न उठता है कि अगर यही दो कंडीशन हैं, गर्म जलीय सतह और ऊपर कोई भी जेट स्ट्रीम नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि गर्म जलीय सतह पर ही क्यों बनता है। क्योंकि दोस्तों जो चक्रवात होता है ना, जब भी वायु का आरोहण होता है ऊपर की ओर, तो वायु का फैलाव होता है, अपसरण होता है। और जब भी वायु ऊपर जाके फैलती है, जब उसका क्षेत्र बढ़ता है, तो उसको कहते हैं एडियाबैटिक कूलिंग। यानी वायु का अपसरण जब होता है तो एडियाबैटिक कूलिंग होता है, रुद्धोष्म शीतलन की क्रिया होती है, वायु ठंडी होती है। वायु ठंडी होने लगती है और जब वायु ठंडी होती है तो जो यहाँ से नमी लेकर के या भाप के रूप में जल ऊपर गया है, जलवाष्प ऊपर गया है, वो जलवाष्प पुनः जल की बूंद में कन्वर्ट होगा। जब वायु ठंडी होगी तो जल उसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। उसको कहते हैं कंडेंसेशन, संघनन कहते हैं उसको। संघनन में जलवाष्प जल की बूंदों में पुनः कन्वर्ट होता है और जब कन्वर्ट होता है तो जो यहाँ से भाप बन कर के जाती है उसमें होती है लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा।
और वो गुप्त ऊष्मा बाहर निकलती है। जब संघनन की क्रिया होती है तो गुप्त ऊष्मा बाहर निकलती है और इसी गुप्त ऊष्मा से इस चक्रवात को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अगर ये एनर्जी नहीं मिलेगी तो चक्रवात बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसको चलने के लिए शक्ति चाहिए। अच्छा, अब ये बताइए कि जलवाष्प कहाँ होगा? जहाँ जल होगा। तो जब जल होगा, जलवाष्प तभी तो ऊपर जाएगा और तभी तो संघनन की क्रिया होगी और तभी गुप्त ऊष्मा निकलेगी, तभी वो बन सकते हैं। इसीलिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा जलीय सतह पर बनते हैं, स्थल पर नहीं बनते हैं, क्योंकि स्थल पर जल है ही नहीं। तो फिर वाष्पीकरण कैसे होगा? जलवाष्प नहीं होगा तो फिर संघनन नहीं होगा, संघनन नहीं होगा तो फिर गुप्त ऊष्मा नहीं निकलेगी, गुप्त ऊष्मा नहीं निकलेगी तो फिर साइक्लोन बन ही नहीं सकता। तो इसलिए गर्म जलीय सतह होनी चाहिए और ऊपर कोई जेट स्ट्रीम नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई। तो आप कह सकते हैं कि सर ये दोनों कंडीशन विषुवत रेखा पर तो होता ही है। यहाँ पर देखिए, विषुवत रेखा पर तो बहुत गर्मी होती है पूरे साल। यहाँ पर क्या है, दोनों हवाएं भी आ रही हैं, दोनों में अभिसरण भी हो रहा है, वायु का आरोहण भी हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो फिर यहाँ साइक्लोन क्यों नहीं बन जाता? ऊपर तो कोई जेट स्ट्रीम भी नहीं है यहाँ पर, तो साइक्लोन बन सकता है। लेकिन इन समस्त दशाओं के विषुवत रेखीय क्षेत्र में अनुकूल होने के बावजूद विषुवत रेखीय क्षेत्र में साइक्लोन नहीं बनता। उसका कारण ये है कि साइक्लोन को चक्रीय गति प्रदान करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, जिसको कहते हैं कोरियालिस बल, कोरियालिस फोर्स चाहिए। और विषुवत रेखा पर आप जानते हैं कोरियालिस बल एकदम शून्य होता है, वहाँ कोरियालिस बल होता ही नहीं। तो चक्रीय गति कौन प्रदान करेगा? नहीं करने वाली आवश्यकता होगी ही नहीं, और जब नहीं होगी तो वहाँ चक्रवात इन दशाओं के होने के बावजूद भी विषुवत रेखा पर नहीं बनते। क्लियर? तो फिर क्या होगा? जैसे ही इस पेटी का उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर, ये विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी यानी ITCZ, जैसे ही इमेजिन कीजिए कि ये पेटी यहाँ खिसक गई। अब जैसे उत्तर की ओर जाएंगे, दक्षिण की ओर जाएंगे, कोरियालिस बल बढ़ना शुरू हो जाएगा और हाईएस्ट कोरियालिस बल ध्रुवों पर होता है। तो जैसे उत्तर की ओर खिसकेगी बेल्ट या दक्षिण की ओर खिसकेगी, वैसे ही कोरियालिस बल इसको मिल जाएगा और साइक्लोन बनने की आवश्यक दशाएं उत्पन्न हो जाएंगी। ये बात समझ में आ गई? अब चलिए देखते हैं कहानी क्या है। हम भारत को लेके चलते हैं। ये भारत है। सपोज करिए ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, ठीक। और यहां पर मान लीजिए कि ये 15 डिग्री है और यहां पर मान लीजिए कि 30 डिग्री अक्षांश है, सब उत्तरी गोलार्ध है। और इसको मान लीजिए 30 डिग्री है और इसको मान लीजिए कि ये 15 डिग्री साउथ है और ये 15 डिग्री नॉर्थ है। थोड़ा सा अंतर है लेकिन समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मली जो पवन चलती है, हमने बताया कि मार्च के महीने में सूर्य जब सीधी किरण पड़ती है तो वायु की दिशा कैसी होती है? ये 30 से लेकर के कहाँ तक? 0 तक, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही वायु चलती है। और 30 से लेकर 0 तक इस तरह से चलती है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी यही तो लो प्रेशर की बेल्ट है। ये हम तब की बात कर रहे हैं जब सूर्य की सीधी किरण विषुवत रेखा पर। लेकिन जैसे ही अप्रैल का महीना आएगा, मई का मंथ आएगा, वैसे ही ये ITCZ जो है ये खिसकेगा उत्तर की ओर। ठीक। अब खिसका, कितना खिसका? खिसकते 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 ये पहुंच गया मान लिया 15 डिग्री, क्योंकि जहां हाईएस्ट टेम्परेचर होगा ये प्रेशर की बेल्ट यहीं होगी। अब लो प्रेशर की बेल्ट यहां आ गई 15 डिग्री पर। तो जब 15 डिग्री पर आ गई, जो 30 से 15 के बीच में वायु चल रही थी, वो वायु कहाँ चली गई?
45 से लेकर के 15 के मध्य में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ये आ जाएगी, ये आ गई। लेकिन जो बेचारी 30 से 0 के बीच में चल रही थी, अब वो कहाँ जाएगी? 15 से लेके 15 के मध्य में आ जाएगी। अब देखिएगा, ये बंगाल की खाड़ी है, गर्म जलीय सतह हो चुकी है, ITCZ खिसक चुका है, कोरियालिस बल मिल रहा है इसको। अब ये जरूरत है कि आमने सामने दो हवाएं आकर के टक्कर मार दें, ये हो जाए, बस काम हो गया। चलिए, ये 15 से 15 चल रही, तो आप जानते हैं इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है कि दक्षिणी गोलार्ध में तो ये चलेगी एंटी क्लॉकवाइज, तो 15 ही जगह मिलेगी इसको। 15 तो चली आई एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इसको अभी 15 दोस्तों और चलना है। अब ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में ये अपनी दाईं ओर मुड़ेगी, ये देखिए इस तरह से ये मुड़ेगी। कुछ समझ में आया? आ गया होगा। ये आए और ये आए, जब दोनों आए टक्कर में, फिल्मों में देखते होंगे, नहीं देखें? अच्छा चलिए, सीरियल देखे होंगे, सीरियल देवी देवताओं के देखते होंगे। राक्षस उड़ता है इधर से और उधर से देवता उड़ते हैं, दोनों का पंजा से पंजा टकराया, और जैसे ही पंजे से पंजा टकराया दोनों उल्टा घूमने लगते हैं कि नहीं? उल्टा घूमते हैं, तो बन गया ना साइक्लोन। देखिए, जब ये वायु इधर से आई और ये वायु इधर से आई, यहीं पर वायु क्या होती है? घूमना शुरू कर देती है। और जब वायु टकरा करके ऊपर उठती है तेजी से, सतह पर बन गया क्या? लो प्रेशर, निम्न वायुदाब का क्षेत्र डेवलप हो गया, बन गया साइक्लोन। ठीक, अब ये साइक्लोन बन गया, किस मेखला में है? मेखला तो दोस्तों व्यापारिक पवन की ही है। देखिए, सब व्यापारिक पवन ही तो चल रही है यहाँ पर, और व्यापारिक पवन की दिशा नॉर्मली हम कहते हैं कि पूरब से पश्चिम की ओर ही होती है। तो इस साइक्लोन की दिशा भी क्या होगी? पूरब से पश्चिम की ओर साइक्लोन अंदर की ओर बढ़ेगा। अब ये साइक्लोन उत्तर पश्चिम क्यों बढ़ता है? सीधे ऐसे क्यों नहीं बढ़ता है? इसलिए कि सूर्य की जब किरणें इधर की ओर आती हैं कर्क रेखा के पास, तो लो प्रेशर ऐसे होता है। क्यों होता है? क्योंकि सतह का तापमान ज़्यादा होता है। अब यहाँ का जो तापमान होगा वो यहाँ के तापमान से मैच करेगा, इसलिए लो प्रेशर ज़्यादा होगा, और वायु की दिशा क्या होती है? हाई से लो, यानी चक्रवात इधर की ओर भागना शुरू करेगा, और जब इधर की ओर आएगा तो ये बंगाल की खाड़ी में पूरा तबाही मचाना शुरू कर देगा, और धीरे धीरे तट की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। तट की ओर बढ़ना शुरू कर देगा, टीवी पर न्यूज आना शुरू हो जाएगी, चक्रवात इतनी गति से बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि चक्रवात पश्चिम बंगाल से या उड़ीसा से इंटर करने के बाद पहुंच गया यूपी से होते हुए राजस्थान। ये कभी आपने नहीं सुना। अब आप इसका जवाब ढूंढ लीजिए, क्यों ऐसा होता है? ये अंदर नहीं आता, स्थल पर चक्रवात बन ही नहीं सकता, ये समाप्त हो जाएगा, ये मर जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये स्थल पर पहुंचेगा, जल खत्म, और जल खत्म तो उसमें जलवाष्प खत्म, और जलवाष्प खत्म तो संघनन का दर खत्म, और संघनन खत्म तो गुप्त ऊष्मा नहीं निकलेगी, गुप्त ऊष्मा नहीं निकलेगी तो चक्रवात को ऊर्जा नहीं मिलेगी, चक्रवात को ऊर्जा नहीं मिलेगी, चक्रवात का क्षय हो जाएगा। क्लियर? अब थोड़ा सा हम इसके कुछ कैरेक्टर की बात करते हैं। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। दोस्तों बहुत केयरफुली इसको समझिएगा, किताबों से इतना आसान नहीं है इसको समझना। अब देखिएगा, थोड़ा सा इसका हम वर्गीकरण कर देते हैं। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर चक्रवात यहाँ से बना, और ये वायु ऐसे ऊपर उठ रही है, और ये ऊपर जाकर के बाहर निकल रही है।
देखिए वायु यहाँ अंदर आ रही है, आने के बाद टकराई, ऊपर उठ गई, बाहर गई, फिर नीचे आएगी, फिर यहाँ से नीचे उतरेगी। इधर मुड़ेगी। और ये पर फिर उठ गई। यही है साइक्लोन। ये पूरा ऐसे होता है, ठीक है ना। इस तरह से इसको बोलते हैं, इतने हिस्से को इनर फ्लो या आंतरिक प्रवाह। यहाँ वायु अंदर की ओर आ रही है, टकराई, ऊपर जाएगी। ये करीब होता है नीचे से लेकर के 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु अंदर की ओर आती है। इस हिस्से को हम कहते हैं मध्यवर्ती हिस्सा, और ये हिस्सा आप देखिए तो वायु बाहर निकल रही है, इसको कहते हैं आउटर फ्लो या बाह्य प्रवाह। बाह्य प्रवाह, ठीक है। तो 3 किलोमीटर तक वायु अंदर आती है, आके टकराती है, ऊपर उठती है। बीच वाले भाग को 3 किलोमीटर से लेकर के 7 किलोमीटर तक मध्यवर्ती क्षेत्र, और 7 से लेकर के फिर क्षोभ सीमा तक आउटर फ्लो कहलाता है। इसमें आप देखिए कि ये चक्रवात, जो ये वाला हिस्सा, मध्य वाला हिस्सा है ना, इसको कहते हैं चक्रवात की आँख, आई। और जो यहाँ पर हवा तेजी से ऊपर उठ रही है दोस्तों, ये जो किनारा है, इसको कहते हैं आँख की दीवार, आई वॉल। आँख की दीवार कहते हैं, ठीक है। इस एरिया को जहाँ वायु तेजी से उठती है उसको हम कहते हैं वर्षण पट्टी। वर्षण पट्टी, ठीक है। इसको कहते हैं, जब ये वायु नीचे की उतरने लगती है आकर के, इसको कहते हैं वलयाकार क्षेत्र। वलयाकार क्षेत्र कहते हैं। और थोड़ा सा अगर हम इधर के हिस्से को भी ले लें, तापमान तो यहाँ अधिक होगा ही, जल तो गर्म ही है। यहाँ पर वायु ऐसे उठती रहती है और ये संवहनीय वर्षा यहाँ होती रहती है। जब वायु गर्म होकर के ऊपर उठ करके बारिश का आती है तो संवहनीय वर्षा हो। तो इस तरह से ये चक्रवात होता है। चक्रवात की जो आँख है, इसमें देखिए वायु का आरोहण बिल्कुल नहीं हो रहा है, एकदम शांत क्षेत्र लग रहा है। जैसे वायु इस तरह से घूमता है ना, बवंडर देखें तो बीच में एक खाली क्षेत्र होता है, उसमें लगता है कि वायु चली नहीं रही है। तो ये बीच वाला हिस्सा है चक्रवात की आँख, यहाँ पर वायु का आरोहण नहीं होता है, इसलिए यहाँ वर्षा नहीं होती है। लेकिन जो दीवार है, इसके सहारे जो बहुत तेज़ी से वायु उठती है, आरोहण होता है, वहाँ बहुत तेज़ी से वर्षा होती है, और इसी को वर्षण पट्टी कहते हैं। फिर वायु ऊपर जा कर के जब बाहर से नीचे उतरने लगती है, उसको वलयाकार क्षेत्र कहते हैं। जैसे जैसे वायु बाहर निकलेगी वर्षा नहीं होगी, यानी कि ऊपर क्या बना, एंटी साइक्लोन होगा कि नहीं हुआ, और ये क्या है, साइक्लोन। जब हवा अंदर आए तो साइक्लोन, बाहर निकले तो एंटी साइक्लोन। इस तरह से ये साइक्लोन बनता है, ठीक है। और अब इसी को लिंक करते हैं अम्फान से। और दोस्तों आप जानते हैं कि यही साइक्लोन बना कहाँ पर, अम्फान में। अम्फान ये हिंद महासागर में बना। अब इसका नाम अम्फान कैसे आया, पूरा हमने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। कोई दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अम्फान नाम कैसे पड़ गया, तो जो ये चक्रवात बनते हैं या निम्न वायुदाब के केंद्र बनते हैं, तो हिंद महासागर से लगे हुए 8 कंट्री हैं जिनको बारी बारी से मौका मिलता है नामकरण करने का इन निम्न वायुदाब के केंद्रों को। कितने देश हैं, 8 देश हैं। और इन 8 देशों में
एक है थाईलैंड, एक है म्यांमार, एक है भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और ओमान। ये 8 देश हैं, इनको बारी बारी से मौका मिलता है। और इस बार का जो ये साइक्लोन बना है, इसका नाम दिया थाईलैंड ने, क्या? अम्फान। और अम्फान का मतलब होता है आसमान, ठीक है। इस पर नाम दिया गया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको सुपर साइक्लोन का दर्जा दिया जाता है। ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लिया कोई साइक्लोन है, साइक्लोन की 2 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है प्रारंभिक अवस्था, ठीक है, और एक होती है प्रौढ़ावस्था। ये मान लीजिए प्रौढ़ावस्था है। जब वायु दाब में अंतर, जैसे मान लिया हमने कहा कि यहाँ पर 900 मिलीबार प्रेशर है, यहाँ पर 910 मिलीबार है, यहाँ पर 920 मिलीबार है। हाई तो हो रहा है, लेकिन 10-10 मिलीबार का अंतर है। तो वायु बहुत तेज़ी से नहीं आएगी अंदर। यानी ये उस समय है कि जब सारी दशाएं साइक्लोन की मौजूद हो जाती हैं, साइक्लोन बनने लगता है, तब की ये कंडीशन है। लेकिन जैसे जैसे साइक्लोन और मजबूत होता जाता है, ये समदाब रेखाएं और सघन हो जाती हैं और ये आ जाती हैं 4 पर। जैसे मान लिया हमने कहा कि ये 900 है, तो यहाँ 904 हो जाएगा, यहाँ 908 हो जाएगा, यहाँ 912 हो जाएगा, यहाँ 916 हो जाएगा, यहाँ 920 हो जाएगा। यानी और करीब आ गई समदाब रेखाएं। अब क्या है, ध्यान से देखिए, अंतर बढ़ गया। अब हवाएं बहुत तेज़ी से चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि सघन हो गई वायुदाब रेखाएं। ये तो नॉर्मल साइक्लोन की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन अम्फान को सुपर साइक्लोन कहा गया है। जो ये वायुदाबों में अंतर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, करीब 40 से लेके 60 तक का। यहाँ तो हमने कितना दिखाया, 20 दिखाया, 40 से लेके 60 तक है। और जब ऐसे होते हैं चक्रवात, तो इनकी गति बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब उनको साइक्लोन कहते हैं। आप देखेंगे अम्फान की गति अगर बात करें तो 250 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर है। तो इसीलिए आप देखेंगे पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, चाहे वो बांग्लादेश ही क्यों ना हो, हर जगह पर इस अम्फान नामक निम्न वायुदाब के क्षेत्र ने भयंकर तबाही मचाई। वहाँ का मंजर आपको देख करके लगेगा कि क्या हुआ यहाँ पर। कलकत्ता में तो एक छत, स्कूल की पूरी छत ही उड़ गई। पता नहीं कितनी गाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ उसी में चले गए। बहुत तेज़ी से बारिश हुई, बहुत तेज़ी से हवाएं चली। यानी पूरी तरह से आप देखेंगे तो वहाँ पर आधारभूत संरचना को नुकसान हुआ। आर्थिक नुकसान तो जो हुआ सो हुआ ही, सामाजिक नुकसान भी होगा, तरह तरह के लोगों को रोग आएंगी और पर्यावरणीय क्षति भी होती है। यानी कि जब चक्रवात आता है तो तीनों प्रकार की क्षति होती है, चाहे वो पर्यावरणीय हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो। और जब तीनों समस्याएं एक साथ उत्पन्न होती हैं, तब उसको हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं, नेचुरल डिजास्टर कह देते हैं। तो ये एक प्रकार से नेचुरल डिजास्टर ही है पश्चिम बंगाल के लिए, उड़ीसा के लिए। यहाँ दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारें लगी हुई हैं, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने मिल करके ये निर्णय किया है कि हम इससे उभरेंगे। केंद्र सरकार ने भी सपोर्ट किया राज्य सरकार को। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और जल्दी ही हम लोग इससे उभर भी जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको साइक्लोन समझ में आया होगा।
कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, फिर से हम करेंगे कुछ, लेकिन इसको शार्ट में थोड़ा सा करना था, जल्दी से करना था, इसलिए हमने कर दिया। जो रेगुलर क्लास होगी उसमें बहुत डिटेल में एक एक चीज़ें हम बताते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा शार्ट इसको करना था, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी में किए। लेकिन फिर भी कोशिश हमने किया है कि आपको स्टार्ट से लेके एंड तक सारी कहानी समझाएं। तो अगर समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, हमें बताइए, है ना। थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ाइए, तो हम आपको और अच्छी अच्छी वीडियो बना करके ला के पेश करेंगे। मिलते हैं अगली फिर किसी टॉपिक पर। थैंक यू।